नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे साथ। समाज में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल, आप देख रहे होंगे, जिस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। पहला ये कि आखिर भारत का मूल निवासी कौन है, यहाँ का परमानेंट रहने वाला कौन है और कौन बाहर से आया है। और दूसरा, आप सुनते होंगे कि ये ब्राह्मणवाद क्या है। अक्सर आपने कॉलेजेस में या सोशल मीडिया पर खास करके देखा होगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है, आज हमारे मेहमान हैं ललन प्रसाद सोनी जी, जो एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आप चाहें तो नेट पर, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं इन्हें, इनकी किताबों को देख सकते हैं। आप बामसेफ संगठन के उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के महासचिव हैं। आइए हम समझते हैं ये दोनों चीज़ें कि मूल निवासी कौन है और आखिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों है बामसेफ। तो स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद आपको सर। बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया है कि भारत का मूल निवासी कौन है। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनो ने ये मूल निवासी का जो कंसेप्ट है पूरी दुनिया में है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही मूल निवासी कौन है। पहले आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आखिर मूल निवासी होता क्या है। मूल निवासी का मतलब होता है कि जो जन्म जन्मांतर से उस देश का रहने वाला है और उस देश का डीएनए भी मिलता है। अगर डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि डीएनए जो टेस्ट है, ये जो शोध है, ये वैज्ञानिक शोध है और ये वैज्ञानिक शोध है। पूरी दुनिया के सारे वैज्ञानिक डीएनए शोध को मानते हैं। इवन जितने देशों के सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो भी डिनाई नहीं कर सकते। भारत का भी सुप्रीम कोर्ट डीएनए टेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये जो मूल निवासी कंसेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। अभी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मूल निवासी कंसेप्ट क्यों भारत में लोग जो है मूल निवासी कंसेप्ट पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कौन है, तमाम क्वेश्चन हो रहे हैं, तमाम, जैसे कि अभी आपने वामन मेश्राम साहब के बारे में बताया, बामसेफ के बारे में, वो लगातार भारत के मूल निवासियों के बारे में बातचीत करते हैं। तो अभी भारत का मूल निवासी है कौन? हाँ, सबसे बड़ा प्रश्न है कि मूल निवासी है कौन। तो भारत का जो मूल निवासी है वो SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, NT, DNT, BGNT, ये भारत के वास्तविक मूल निवासी हैं। और इस मूल निवासी कंसेप्ट पर यूनो ने बहुत बड़ा काम किया है ना। केवल हमारी बात नहीं है कि हम भारत में मूल निवासी कंसेप्ट पर कोई चर्चा हो रही है, बात हो रही है, आंदोलन हो रहा है। यूनो ने इस पर गहन चिंतन किया, चर्चा की और एक कानून बनाया 1985 में कि कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक तो बन सकता है, लेकिन उस देश का शासक नहीं बन सकता है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है साउथ अफ्रीका। जब ये 1985 में जब ये कानून लागू हुआ, ये उन्होंने बनाया और उस पर 193 देश, कुछ देश, 4 देश थे जो उसका विरोध कर रहे थे। बाद में उन्होंने भी इसको जो है एक्सेप्ट किया और वही कारण है कि आज साउथ अफ्रीका से अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ा सबूत है कि अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब वो मूल निवासी कंसेप्ट लागू हुआ कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ शासन नहीं कर सकता है, दूसरे देश में, किसी भी देश में जाकर के वहाँ का शासक नहीं बन सकता, उस देश का नागरिक बन सकता है, शासक नहीं बन सकता। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, यहाँ से लोग जाकर के वहाँ पर नागरिकता हासिल कर सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं, लेकिन शासक नहीं बन सकते, शासक नहीं बन सकते। हाँ। तो भारत में भी मूल निवासी जो कंसेप्ट पर
वाउन मेश्राम साहब लगातार काम कर रहे हैं। तो भारत का जो मूल निवासी है, वो भारत का जो आज जो संवैधानिक वर्ग है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, और क्षत्रिय भी भारत का मूल निवासी है। इवन वैश्य भी भारत का मूल निवासी है। लेकिन अभी वैश्यों ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, जबकि क्षत्रियों ने घोषणा कर दी है, क्योंकि उनको जब सबूत मिले, सारे सबूत मिले, वामसेप ने सारे सबूत दिए कि आप लोग भी भारत के मूल निवासी हैं, तो वामसेप ने एक क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ बनाया है राष्ट्रीय स्तर का, तो भारत के मूल निवासी हैं। तो हम भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन आज सत्ता, जो राजनीतिक सत्ता है, न हमारी राजनीतिक सत्ता पर भागीदारी है और ना ही सामाजिक सत्ता पर भागीदारी है। दोनों बातें, केवल राजनीतिक सत्ता की बात नहीं है। राजनीतिक सत्ता पर हम भारत के जो 85% हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी और क्षत्रिय बंधु, उनका कहीं भी जनसंख्या के अनुपात में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व है, हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या के अनुपात में जो संविधान कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी के लिए तो वामसेप का गठन किया गया 1978 में, मानवर काशीराम साहब ने, मानवर दीना बाना साहब ने और मानवर खरपाड़े साहब ने। हमारे जो संत महापुरुष और गुरु जो हुए, वो भागीदारी की ही लड़ाई लड़ रहे थे, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज से नहीं, हजारों सालों से लड़ रहे हैं, 2000 सालों से, 2500 सालों से, 3000 सालों से बराबर लड़ रहे हैं। तथागत बुद्धा जो लड़ रहे थे, उन्होंने क्रांति की, वो किसके लिए? मूल निवासियों के लिए। मूल निवासियों के लिए, कि मूल निवासी जो है वो तथागत बुद्धा चाहते क्या थे? जो तथागत बुद्धा चाहते थे, जो हमारे महापुरुष चाहते थे, जो फूले साहू अम्बेडकर चाहते थे, पेरियार चाहते थे कि सामाजिक भागीदारी हो और राजनीतिक भागीदारी भी हो। तो राजनीतिक भागीदारी उस समय तो राजा महाराजा होते थे, सुल्तान होते थे ना, उस समय नहीं, लेकिन तथाकथित आज़ादी के बाद राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, पेरियार लड़ाई लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो भागीदारी नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? भागीदारी की है। हमारी जो लड़ाई है वो भागीदारी की है, हिस्सेदारी की है। लेकिन हम लोगों को आज तक जनसंख्या के अनुपात में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं है। तो मूल निवासी, किसी भी देश का जो मूल निवासी है अगर है, तो वो ही शासक बन सकता है। और जबकि हमारी जनसंख्या देखा जाए तो 90 से ज़्यादा है, लेकिन आज हम क्या शासक हैं भारत के? हमारी कोई भागीदारी, अरे शासक तो छोड़ो, हमारी भागीदारी भी नहीं है। सही कह रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, कारण उसका है अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे ये तो आपको बता दी कि मूल निवासी कंसेप्ट पर बात क्यों हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है, क्यों आंदोलन हो रहा है। उसके पीछे कारण है ब्राह्मणवाद। जैसे आपने अभी कहा ना, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद सबसे बड़ा कारण है। कैसे? अभी मैं बता रहा हूँ। वाउन मेश्राम साहब का अगर आपने वीडियो सुना होगा, उनका स्टेटमेंट सुने होंगे, तो आपको वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत में लाखों समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद है। हाँ, ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद है क्या? वही क्या है? ब्राह्मणवाद जो है वो सामाजिक विषमता पर आधारित है। सामाजिक विषमता पर आधारित है। ब्राह्मणवाद का मूल जो सिद्धांत है वो है सामाजिक विषमता। तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, ये दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों ना, बिल्कुल नहीं अलग है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम इस बात को आपको बता रहे हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को अलग अलग नहीं देख सकते आप। ब्राह्मणवाद क्या है? द थॉट ऑफ ब्राह्मण्स, हाँ, सही है। द थॉट्स ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों के सिद्धांत को ही तो हम ब्राह्मणवाद कहते हैं।
नहीं तो हो सकता है कि बहुत टाइम पहले कुछ ब्राह्मण्स ने ये चीज़ बनाई हो और उस टाइम हो सकता है सारे फॉलो करते हों, लेकिन आज चूंकि हम 21वीं सदी में हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने अब इस चीज़ को छोड़ दिया हो कि नहीं ऊंच नीच सही नहीं है। देखिए ये विषय अलग है, ये विषय अलग है, क्योंकि आप बैलेंस बनाना चाहते हो। नहीं हम बैलेंस नहीं, हम क्योंकि बहुत कुछ लोग होते हैं नहीं आपको मिले होंगे, लेकिन आज जो समस्या है वो का मूल कारण है मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, लाखों समस्याओं का जो मूल कारण है वो ब्राह्मणवाद है, और हम इसे ब्राह्मणों से अलग नहीं कर सकते, पूरे ब्राह्मण समाज से अलग नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जब विरोध हो रहा है ब्राह्मणवाद का, विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी हो रहा है, तो बैलेंस बनाने के लिए हो सकता है बहुत सारे ब्राह्मण ये कहते हो कि नहीं नहीं ये गलत भी हो सकता है, हम ऐसा मान सकते हैं। उसका उदाहरण देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हाँ ये सही है। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। क्यों कहा? इसके पीछे बहुत अच्छी बात कही, और ब्राह्मणों के सबसे बड़े लीडर थे उस वक्त, उन्होंने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इसके पीछे जब आप जाओगे, इसके बैकग्राउंड में जाओगे, तो आपको पता चला कही क्यों। आप कोई बात पूछो क्यों, हाँ, क्यों शब्द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। व्हाई, क्यों, हाँ, सही, क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया, और उन्होंने इस देश के जो शूद्र और अतिशूद्र, जो आज SC ST OBC हैं, वो उस समय शूद्र और अतिशूद्र थे। संविधान ने कैटेगरी दी ना, बाबा साहब ने हम लोगों को SC ST OBC की कैटेगरी दी। उस वक्त कैटेगरी नहीं थी, शूद्र थे, शूद्र और अतिशूद्र, डिप्रेस क्लास, अछूत, एक अछूत वर्ग और एक छूत वर्ग था। छूत वर्ग हम लोग हैं, OBC हैं, हम लोगों को छुआ जा सकता है, हम लोगों के साथ भी भेदभाव, हम जो मनुस्मृति है लिखी गई है वो केवल शूद्रों के लिए ही लिखी गई है, OBC के लिए लिखे, लोग जानते नहीं है। अछूतों को तो बहिष्कृत कर दिया गया, बहिष्कृत समाज था। हमारे साथ तो वो हमारे पूजा पाठ भी करा, जैसे OBC पूजा पाठ भी कराते थे, दान दक्षिणा भी ले जाते थे, खाते भी थे, अलग बनाकर भी खाते थे, है ना। तो हम लोग छूत थे, माने छुआ जा सकता है, और अछूतों को तो छुआ भी नहीं जा सकता, ये भेदभाव था। तो उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए, शूद्रों और अतिशूद्रों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए, सामाजिक जागृति पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उसमें सामाजिक जागृति हो, तो 1873 में उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज बनाया। तो जब उस समय देखा, मूल शंकर त्रिपाठी इनका नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर त्रिपाठी, गुजरात के। उन्होंने देखा कि ये सारे शूद्र और अतिशूद्र अगर इकट्ठा हो गए, जागृत हो गए, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है भारत में। तो उसको बैलेंस करने के लिए, अभी देखो ना, बैलेंस शब्द का बार बार इस्तेमाल इसलिए लिखा रहा, बैलेंस करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, और कहा कि हिंदू शब्द जो है ये मुगलों द्वारा दी गई गाली है। आप बावन में इस्लाम साहब का अगर आपने सुना होगा, तो वो भी बराबर कहते हैं कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू शब्द जो है वो किसी संस्कृत भाषा का शब्द नहीं, किसी भी भारतीय भाषा का शब्द नहीं, वेदों में हिंदू शब्द नहीं, पुराणों में हिंदू शब्द नहीं, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं, गीता में हिंदू शब्द नहीं, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं, है ना, मनुस्मृति में हिंदू शब्द नहीं, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। और जब बावन में इस्लाम साहब ने इसको चैलेंज किया, तो RSS के जो प्रमुख हैं मिस्टर मोहन भागवत ने कहा कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, सांस्कृतिक रूप से हिंदू। भाई सांस्कृतिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांस्कृतिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल? हम सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, माने धार्मिक रूप से हम हिंदू नहीं हैं, सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। एक यहाँ भी बैलेंस,
ये बैलेंस शब्द जो है ना, आज जो आप कह रहे हो ना, बहुत सारे लोग ऐसा हैं, बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो ऐसी बात, वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, ये बैलेंस शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ब्राह्मणवाद है, द थॉट्स ऑफ ब्राह्मण्स। और क्यों ब्राह्मणवाद का हम लोग विरोध करते हैं? हम लोग क्यों बोलते हैं कि लाखों समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद है? क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है वो असमानता पर आधारित है, सामाजिक विषमता, असमानता पर आधारित है ना। इंसानों में भेदभाव पर आधारित है, इंसानों को गुलाम बनाकर रखने पर आधारित है और अन्याय पर आधारित है ना। लेकिन जो मूल्यवासियों का कंसेप्ट है, जो हमारे संत महापुरुषों और गुरुओं का जो कंसेप्ट था समता, जो बुद्धा का कंसेप्ट था समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो 4 मौलिक सिद्धांत थे बुद्धा ने उसको स्थापित किया। और हमारे संत महापुरुष और जो गुरु हैं, गुरुओं ने भी उसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वैचारिक लड़ाइयां लड़ी। और अभी भी वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अभी भी लड़ रहे हैं ना वैचारिक लड़ाई। हाँ, हम वैचारिक लड़ाई, तब भी हमारे लोग उस समय भी लड़ रहे, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे संत तुकाराम, बहुत सारे लाखों संत महापुरुष गुरु विरोध करते रहे। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ। आपने अगर कबीर को पढ़ा होगा, तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर कबीर ने को पढ़ा है तो आप कबीर को पढ़ लीजिए और रैदास को पढ़ लीजिए, संत रैदास को, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सारा समझ में आ जाएगा कि हमारे संत महापुरुष आखिर क्यों लड़ रहे थे ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, वही लड़ाई आज हम भी लड़ रहे हैं। हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है वो वैचारिक आंदोलन है, हमारा कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है। हमारी जो समस्या है वो सामाजिक है। हाँ, इस चीज को लोग समझते नहीं है, लोग इसको धार्मिक समझते हैं, लेकिन हाँ, धार्मिक समझते, समझाया जाता है। हमारी जो लड़ाई है वो धार्मिक समस्या हमारी नहीं है, हमारी समस्या सामाजिक है। जातिवाद क्या है? सामाजिक विषमता है ना। वर्ण व्यवस्था सामाजिक विषमता है, छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना, नारियों की दास्ता, ये क्या है? आदिवासियों का सेग्रीगेशन, ये हमारी सामाजिक दास्ता है ना, ये सामाजिक समस्याएं हैं। लेकिन इसको बड़ी चालाकी के साथ धार्मिक धर्म से जोड़ दिया गया और ईश्वरीय बता दिया गया, बैलेंस कर दिया गया कि आप विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करोगे तो होता भी है, देख तो आप हमारे धर्म की बुराई करो। भाई हमें क्या जरूरत है धर्म की बुराई करने की, जब हमारी समस्या ही नहीं है। हाँ, धर्म हमारा समस्या ही नहीं, हमारी समस्या तो विचारधारा है ना, जो सामाजिक समस्याएं हैं, हम अपनी सामाजिक समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आज भारत में बुद्धा ने क्या किया? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण किया। आज जो हमारे गुरु संत महापुरुष हैं वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब, राष्ट्रपिता फूले, साहू जी महाराज और बाबा साहब और पेरियार, ललित सिंह यादव, जितने भी बड़े महापुरुष हुए हमारे, वो भी तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो संविधान लिखा गया। संविधान की स्थापना इसीलिए हुई कि भारत में संविधान क्या कहता है कि सभी लोग समान है, समानता की बात है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, सभी लोग आजाद हैं। आजादी की, सभी लोग आजाद है, बोलने की आजादी बाबा साहब ने दी, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया बाबा साहब। आप फॉलो कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, किया। संविधान समता की बात करता है, संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, संविधान भाईचारे की बात करता है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारे की बात कि सभी लोग जो भारत के लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, वो सब एक हैं, सब भाई बंधु हैं। भाईचारा, बंधुत्व और न्याय। अगर यहां भी कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था है, होनी चाहिए।
तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने का आंदोलन जो है वो मान्यवर बावन में इस्लाम साहब और उनकी 89 आफसूट संगठन वो लगातार चला, जिससे मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ। कितने संगठन? 89 संगठन है, जिसमें फिशर वर्ग का है, शिक्षकों का है, इंजीनियरों का है, डॉक्टरों का है, वकीलों का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है, मुस्लिमों का है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण किया गया मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए। बहुत सारी कार्यक्रम हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का। अभी हम गए थे, प्रदेश अधिवेशन था रायबरेली में, मैं वहाँ गया था, मैंने शिरकत भी की थी वहाँ पे। तो मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, सभी वर्गों को साथ में लेकर के भाईचारा का निर्माण करना है। तो हम जो हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ इसीलिए है कि वहां पे समानता नहीं है। क्या क्या कमियां हैं ब्राह्मणवाद में आपके हिसाब से? मैं बताता हूँ 4 ना। वो समानता की बात करते हैं, समानता की बात नहीं करते हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इसकी बात करते हैं। जातिवाद क्या है? ये समानता की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ण व्यवस्था क्या है? समानता की तो बात करता नहीं है। तो समानता है ही नहीं, और यही ब्राह्मणवाद है। वो इंसानों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन मूल्यवासी कॉन्सेप्ट, संत महापुरुष और गुरुओं का कॉन्सेप्ट कहते हैं नहीं, सभी लोग आज़ाद हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं, इंसानों को गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता है। तो जो ब्राह्मणवाद है, मान लीजिए शासन में, आप कह रहे हैं कि शासन में वो लोग हैं सारे, अगर नहीं रहेंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा? नहीं, हम लोग, हमारा तो बावन में इस्लाम साहब कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो मान्यवर काशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया तो उनका एक ही था, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वहां पर उन्होंने किसी का विरोध किया? किसी धर्म का विरोध किया? किसी देवी देवता का विरोध तो नहीं किया। उन्होंने तो अपने हक अधिकार की बात की। हम जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो आप हमको धर्म की तरफ कन्वर्ट करते हैं। समस्या हमारी सामाजिक है। दर्द हमें पेट में हो रहा है और आप हमें सर दर्द की दवाई कहते हैं खा लो। भाई, पेट में अगर दर्द हो रहा है, ऐठन हो रही, मड़ोर हो रहा है, तो पेट की दवाई दोगे तब ना शांत होगा। सही। आप हमसे करो सर दर्द की दवा ले लो, बुखार की दवा ले लो। तो इतने आपने बताया काफ़ी टाइम से चल रहा है, लगभग 100-200 सालों से चल रहा है, तो कुछ बदलाव तो हुआ नहीं समाज में? देखिए, बदलाव का जो कंसेप्ट है वो निरंतर, जैसे आप हैं, कहीं जाना है, आपको मंजिल है, तो जब निरंतर आप चलते रहोगे तभी मंजिल तक पहुँचे। हम लोग निरंतर भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने के लिए निरंतर आंदोलन चला रहे हैं और हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं बदलाव के। अब बदलाव की बात करते हैं। जैसे आपने कहा बदलाव नहीं दिखाई देता है। आज मूल निवासी मुस्लिम बंधु बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर बामसेफ से जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मुसलमानों को ये कहा गया कि मुसलमान विदेशी है, तो बामसेफ ने क्या कहा कि भारत का जो मुसलमान है वो भारत का मूल निवासी है, SC, ST, OBC और क्षत्रियों से कन्वर्टेड है। जैसे ही बयान दिया वैसे ही मिस्टर मोहन भागवत का बयान आ गया कि नहीं, सबका DNA एक है। आपने उनका बयान सुना कि नहीं सुना? हाँ। सबका DNA एक है। 40,000 सालों से एक DNA क्या है? तो ये बदलाव नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक देश में स्वतंत्रता और इन सारी चीज़ों की बातें चल रही थी, लोकतंत्र ये वो। फिर बाद में सरकार बदल जाती है, अब उसी देश के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और वो लगातार, जैसे बीजेपी इस बात की मांग कर रही है और लगातार यहाँ के लोग वोट भी कर रहे हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि मुसलमान हमको वोट करते नहीं हैं,
जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, वो उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं कि वोट करके वो चुनाव जीत लें। तो इसका मतलब है कि बाकी लोग उनको वोट कर रहे हैं। तो अगर बाकी लोग वोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन तक मैसेज नहीं पहुंचा है आपका। और जिस तरह से काम ये लोग कर रहे हैं, एक दिन जो है वो बामसेफ का जो सोच है ये ख़त्म हो जाएगी। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही सटीक आपने बातें कही है। मैं आपको थोड़ा इसमें विस्तार से बताना चाहता हूँ, है ना। भारत में जब भारत का विभाजन हुआ, भारत से एक अलग देश बना है पाकिस्तान। उस वक्त 33% मुस्लिम थे भारत में, जब विभाजन नहीं हुआ था। 33% मुसलमान थे, शासक थे, सुल्तान थे, बादशाह थे। मुगलों की बात मैं नहीं कर रहा, मुगल मुसलमान थे ही नहीं। मैं मुगलों को मुसलमान नहीं मानता हूँ। ये कभी आप इस पर एक सब्जेक्ट बनाइएगा, फिर मैं उस पर डिस्कशन करूँगा। जो भारत के मूल निवासी थे, जो मुस्लिम मूल निवासी थे, 33% आबादी थी। उनकी राजनीतिक भागीदारी थी। 4-4, 5-5 राज्यों स्टेट में उनकी गवर्नमेंट थी, है ना। 4 से 5 स्टेटों में गवर्नमेंट थी। और बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में मुस्लिम लीग से गठबंधन करके, हिंदू महासभा का गठबंधन करके सरकार बनाई। हाँ। और फिर मंत्री बने। तब हिंदू मुसलमान नहीं था उस समय। क्या हिंदू नहीं था या मुसलमान नहीं था? क्योंकि उनको सत्ता प्राप्त करनी थी। सत्ता प्राप्त करनी थी, हिस्सेदारी, वो भी हिस्सेदारी की बात थी ना। हिस्सेदारी की बात थी, वो भी हिस्सा चाहते थे, भागीदारी अपनी। इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। अब रह गई बात, जो आपका मूल बात आपने कही कि बामसेफ का जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं इंडिया लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, उसको जो भारत की नेशनल मीडिया है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, हमको एक शब्द भी नहीं छापती है ना दिखाती है। केवल सोशल मीडिया के जरिए हम लोग अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज सोशल मीडिया जो है ग्लोबल मीडिया बन चुकी है। सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, ग्लोबल मीडिया है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आई कैसे? 33% मुसलमान, 33% अगर विभाजन नहीं होता तो भारत का शासक कौन होता? लोकतंत्र में मुसलमान होता कि नहीं होता? 33% मुस्लिम था। और उस वक्त एससी और एसटी, ओबीसी की बात छोड़ो, एससी और एसटी 22.5% आज का समझ। तो अगर मिल जाते सरकार बन जाती ना। तो सबसे पहला उन्होंने देखा कि नहीं, अगर मुस्लिम लीग रहेगी, आज़ादी अगर मिल गई, अंग्रेज यहां से चले गए, तो फिर हम शासक नहीं बन सकते। डिवाइडेशन किया। अब डिवाइडेशन करने वाले लोगों को पता चल गया होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वामन इस्लाम से आप बता चुके हैं। इसलिए डिवाइडेशन कराया गया। और बदनाम किसको किया गया? कि मुसलमानों ने किया। जिन मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई, तो वो दोषी कैसे हो सकते हैं? मुस्लिम लीग दोषी कैसे हो सकता है? क्योंकि जो 1909 में, अब बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा समझाने के, 1909 में पार्लियामेंटो अधिनियम आया था, जिसमें जो है सिखों को, ईसाइयों को और मुसलमानों को विशेष अधिकार मिला था। अच्छा, क्या मिला था? 2 वोट देने का अधिकार मिला था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। एक से तो अपना चुनेंगे, अपने कैंडिडेट को, और दूसरे से दूसरे लोगों को चुनेंगे। तो फिर महत्व बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? भाई ताकत तो
अंग्रेजों ने दी ना उनको, वही ताकत बाबा साहब ने 1932 में अंग्रेजों ने, मैकडोनाल्ड ने दिया जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। यही बाबा साहब ने मांग रखी कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए, है ना, वोट देने का अधिकार चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, है ना। तो जब ये 4 मांगे रखी बाबा साहब ने, क्यों रखी? क्योंकि 1909 में मुसलमानों को, ईसाइयों को और सिखों को पहले से अंग्रेजों ने दे रखा था। ये बात जब उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड राउंड गोलमेज सम्मेलन में जब ये बात रखी, तो उस समय मुस्लिम लीग ने नैतिक समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया, और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं नहीं, इनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू हैं ही नहीं, ये तो अछूत लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं। मुसलमानों के पुरखे इस बात को जानते थे। हम अपना पुरखा उनको इसलिए मानते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारे पुरखे हैं, उनको पता था कि ये इस देश का जो SC और ST है अछूत है, इसके साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए नैतिक समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया। और 4 अधिकार बाबा साहब को मिले, वही 4 अधिकार जो 1909 में मुसलमानों को मिला था। तो 4 अधिकार मिले, जिसको पूना पैक्ट करा करके खत्म किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र खत्म कर गया और 2 वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में तो मिल गया, 131 जो सीटें हैं SC ST की, जो सांसद चुन के जाते हैं, वो तो मिल गया, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण अधिकार थे वो नहीं दिया गया, 2 वोट देने का अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये दोनों खत्म कर दिए। तो अब आप कह रहे हो दिखाए, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस के समय, कांग्रेस के समय ऐसा नहीं था। सबसे ज्यादा अगर था तो कांग्रेस के समय था। सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो कांग्रेस थी। कैसे? अब मैं बताता हूं, आप ही का उदाहरण देता हूं, आप ही का उदाहरण देता हूं। रंगनाथ मिश्रा आयोग, सच्चर कमीशन में क्या हालत आपकी थी? 2006 की बात है, ये तो छुपा नहीं है ना, क्लियर है ना, किसके पीरियड में हुआ? कांग्रेस। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उनका शासन बहुत अच्छा था? नहीं, इतना खुलेआम नहीं हो रहा था। मैं बता तो रहा हूं, 2 दुश्मन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है छुपा दुश्मन और एक होता है खुला दुश्मन। एक होता है छुपा दुश्मन, एक होता है खुला दुश्मन। तो कांग्रेस छुपा दुश्मन है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है खुले दुश्मन से। खुले दुश्मन से तो बचाव आप कर सकते हो, अगर दुश्मन को आप देख रहे हो कि दुश्मन आ रहा है, हाथों में हथियार लिए, तो आप अपना बचाव करोगे कि नहीं करोगे? बताओ आप। बिल्कुल करोगे ना, सतर्क रहोगे, हमेशा सतर्क रहोगे, बचाव करोगे। जैसे अभी आप लोगों ने बचाव किया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, या आप लोग बचाव कर रहे हो, आप लोग ऑफेंस नहीं कर रहे हो। ये एक मजाक बना के रखा है मुसलमानों ने। मतलब गाय को राष्ट्रीय पशु, काहे को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें? किस बात के लिए भाई? अब तो और डाले 2-4 और मैंने देखा है लोग जो है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, राष्ट्रमाता घोषित करें। नहीं, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं हो गई हैं इस वजह से। अरे तो हत्याएं बंद हो जाएंगी क्या? मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी? आप बताओ, मॉब लिंचिंग बंद नहीं होगी। नहीं, ये इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों पर कि वो तो आज से थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो आज से थोड़ी लगा रहे हैं, आज से नहीं लगा रहे हैं, वो तो बहुत पहले से लगा रहे हैं कि जो है गाय काटता है मुसलमान, और ये करता है, गाय खाता है ना। और फिर अगर गाय खाता है, मान लो मुसलमान आप कहते हो ना, तो केरल में कौन खाता है? केरल में भी खाते हैं। केरल में 10 राज्य हैं लगभग, और जल की ज्यादा है, वहां पर खुलेआम ब्राह्मण खाते हैं। गोवा में खाते, बयान भी हैं उनके। आप लोग अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप बयान भी उनके पढ़ते होंगे। गोवा में खुलेआम होता है ना। आसाम में क्या कहा
कि आप घर के अंदर खा सकते हो गाय, बाहर नहीं काट सकते, घर के अंदर। और दूसरा बंगाल में क्या कहा कि 14 वर्ष के बाद आप 14 वर्ष के बाद, मतलब 14 साल तक माँ है और 14 साल के बाद जो है वो माँ नहीं रहेगी। मिथुन खा सकते हो, हाँ, मिथुन खा सकते हो, कैटेगरी बांट दी। तो ये बैलेंस बनाने वाली बात है ना, ये बैलेंस बनानी है। अमेरिका में अटल जी गए, खा के आए, गोमांस खाया कि नहीं खाया? अभी काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है रिटायर्ड, उन्होंने उनका बयान आप पढ़ो कि वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं खुलेआम में कि मैं गाय खाता हूं। और बहुत ज़्यादा अध्ययन करना है तो किताब पढ़ लो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। आप ऋग्वेद पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट पढ़ लो आप। अच्छा हिंदू वो नहीं है जो गौमांस नहीं खाता है, वो अच्छा हिंदू नहीं है। अच्छा हिंदू वही है जो गौमांस खाता है। आप शमसुल साहब जो हैं, शमसुल साहब जो इतिहासकार हैं, आप उनका स्टेटमेंट पढ़ लो, उनकी किताबें पढ़ लो आप। तो कांग्रेस आप उठा के दे 1949 में क्या हुआ था? संविधान स्थापित भी नहीं हुआ था, लिखा जा रहा था। अयोध्या में क्या किया उन्होंने? मूर्ति रखा दी, स्थापित कर दी। तो फिर आप कैसे उनको कहते हो कि मुसलमानों के हितैषी थे? हम बहुत ज्यादा नहीं कहते, हम आपको सबूत के आधार पर बता रहे। रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्या बताती? वो कांग्रेस के पीरियड में हुई कि नहीं हुई? हाँ। उसमें क्या हालत थी मुसलमानों की? तो इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस है ना, इस हद तक लाने के लिए। तो आपकी हितैषी कैसे हो सकती है? लेकिन 55-56 साल तक मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा, एक तरफा सपोर्ट करता रहा। उसका परिणाम उसको मिल गया, मिला। तो ये कहने के लिए सेकुलरवादी है, कांग्रेस सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी है, बीजेपी सबसे बड़ी ब्राह्मणवादी है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। अब बताना जरूरी पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, और हमारे जो दर्शक हैं जो सुनने वाले, उनको भी समझ में आए। कांग्रेस जो है वो आरएसएस की मां है, ये किताब भी लिखी जा चुकी है। क्यों है? क्योंकि जब 1915 में हिंदू महासभा बन गई थी मुस्लिम लीग के अपोजिट। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1906 में। 1915 में हिंदू महासभा बनाएगी, तो 1925 में आरएसएस बनाने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर हेडगेवार विदर्भ राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको बुलाया गया और बोला कि ये संगठन बनाओ। वो तो हिंदुओं का संगठन है, ब्राह्मणों का अलग संगठन होना चाहिए, ब्राह्मणों का अलग संगठन होना चाहिए। अच्छा, उस संगठन को बनने में कांग्रेस के कौन शामिल थे? पूरा कांग्रेस, नेहरू शामिल थे। भाई नेहरू चीफ थे ना, नेहरू चीफ थे उस वक्त। हाँ, कांग्रेस को वही लीड कर रहे थे। मिस्टर गांधी थे और नेहरू थे। तो लीड जो करेगा, तो फिर उनको विदर्भ राज्य से कांग्रेस से क्यों हटाया गया? वो तो कांग्रेस ही थे ना, फिर उन्होंने आरएसएस की स्थापना क्यों की? ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये तो हेडगेवार और गोलवलकर के ऊपर ये बात जाती है ना कि उन्होंने स्थापना की थी। आपके बेटे, आपका जो डीएनए होगा आपके बेटे में डीएनए जाएगा, फिर उसके बेटे का डीएनए उसमें जाएगा, फिर उसका बेटा होगा उसमें डीएनए। तो डीएनए जो होता है ना, वो लाखों साल तक एक जैसा रहता है। तो डीएनए सिस्टम जो है वो क्या होता है, लाखों साल तक चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस बनाया। गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स पढ़े हो आप? नहीं, हमने ये किताब नहीं पढ़ी है, बंच ऑफ थॉट्स। आप पढ़िए, हम आपको जो बता रहे हैं नोट कीजिए, बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि आरएसएस की सोच क्या है। ये तो मीडिया के द्वारा इतना फैलाया गया है, झूठ अफवाह फैलाया गया है, फैलाया जा रहा, आज भी फैलाया जा रहा है। 100 साल हो गए। अगर वो हिंदुओं का संगठन है और सामाजिक संगठन है, तो जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म करता? बड़ व्यवस्था खत्म क्यों नहीं करता? जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है हमारी, खत्म नहीं करता।
चलो वो भी नहीं खत्म कर, चलो ओबीसी की जाति जनगणना के लिए क्या आरएसएस वालों ने कभी आवाज उठाई? ओबीसी आज की डेट में 52% से ज्यादा, अगर गिनती हो जाए 60-62% है, और हिस्सेदारी 5.5-6% है मात्र। तो कभी आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। आदिवासियों का सेग्रीगेशन हो रहा है, जल जमीन जंगल से उनको बेदखल किया जा रहा है, कांग्रेस ने भी बेदखल किया और बीजेपी भी बेदखल कर रही है। तो इसीलिए कहा कि कांग्रेस जो है आरएसएस की मां है। तो बाप और बेटी को अलग थोड़ी कर सकते हो सकता है? नहीं हो सकता, सही बात। विचारधारा अलग हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बैलेंस बनाने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, भले ही अपने आप को सेकुलर कहते हो, है ना, एक चीज बताओ, आपका बेटा अगर आप जिसको जो चीज सिखाओगे बेटा वही तो करेगा। बिल्कुल वही करेगा, वही करेगा ना। अच्छा रास्ता बताओगे तो अच्छे रास्ते में जाएगा, खराब रास्ता बताओगे तो खराब रास्ता बताएगा। तो एक सेकुलर एक कम्युनल, बाप सेकुलर और बेटा कम्युनल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नेवर। क्योंकि जिस सिद्धांत को मैं मानता हूं ना, जिस सिद्धांत में बात कर रहा हूं, तो अगर आप ये कहते हो कि कांग्रेस के समय ऐसा नहीं था, कांग्रेस ने ही तो भारत का विभाजन कराया, कांग्रेस ने ही भारत का विभाजन कराया, और विभाजन की जानकारी ना हो, लोग उस पर चर्चा ना हो, तो गांधी की हत्या करवा दी गई। अब चर्चा किस पे होती है? हत्या पे। विभाजन पे कोई चर्चा करता है? हाँ, अमूमन नहीं होता है। अमूमन नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब अरुण मेश्राम साहब का आप स्टेटमेंट सुनो, आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस ने, मिस्टर नेहरू ने गांधी को आगे किया विभाजन के लिए, और विभाजन करवाया। तो दोषी कौन है? कौन है दोषी? नेहरू। तो फिर कांग्रेस अच्छी कैसे है? नहीं, हम इस मसले पर ये बात कह रहे थे क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा जो आजकल जो लड़ाई दंगा फसाद चलता रहता है, खास करके मुसलमानों के खिलाफ, वो कांग्रेस के टाइम पर इतना नहीं था। मतलब ओपनली नहीं होता था, हो सकता है अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस बात पर मेरा बात है। इस बात को कह रहे हैं कि ओपनली नहीं होता था, अंदर अंदर होता था। क्या कांग्रेस के समय दंगे नहीं हुए? हाँ हुए, बहुत सारे दंगे हुए ना, बहुत सारे। हमें लगता है जब से ये बीजेपी आई तो कम दंगे हुए हैं, कांग्रेस सरकार में ज़्यादा होते थे दंगे हुए। अब मलियाना का दंगा, भागलपुर का दंगा, मेरठ का दंगा, ये सब कांग्रेस के समय हुआ ना। तो मैंने कहा ना कि छुपा दुश्मन, खुला दुश्मन और खुला दुश्मन। छुपे दुश्मन से आप बचाव नहीं कर सकते हो, खुले दुश्मन से बचाव कर सकते, आप बचाव कर सकते हो, है ना। तो अभी एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि आरएसएस, कांग्रेस आरएसएस की मां है। बाकी आप समझदार हैं और लोग भी जानते हैं, दोनों का कंसेप्ट एक है, भारत में ब्राह्मणवाद को मजबूत करना। अब मैं बताऊं, जब 1952 में पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, तो 60% टिकट जो है कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दिया, और 46% ब्राह्मणों को जितवा करके लोकसभा में बिठा दिया। हाँ। तो आज के 500, उस समय हो सकता है 500 रहे हो, आज 545 है, उसका 60% जोड़ लो, कितना हो गया? हाँ, लगभग 100 में 60 हो गए, और क्या। 46 जीत के आए, आधे, है ना, 500 मान लो, तो आधे तो जीत के आए उनके लोग। तो सब पर कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर उनका कब्जा, विधायिका पर उनका कब्जा, न्यायपालिका पर उनका कब्जा, मीडिया पर उनका कब्जा, सरकारी संस्थानों पर, अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इंडिया गवर्नमेंट उस पर कब्जा, प्राइवेट सेक्टर में कब्जा, सब जगह उनका कब्जा है। और 81% से लेकर 97% तक का कब्जा है। ये कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, इसके दस्तावेजी सबूत हैं।
हमारा विरोध यही तो है। फिर भागीदारी कहाँ है हमारी, हिस्सेदारी कहाँ है हमारी? आज हम लोग अभी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई, जबकि सेंसेक्स है हर 10 साल के बाद होना चाहिए। अंग्रेजों ने शुरुआत कराई और इस हिसाब से उन्होंने भागीदारी तय की। शिक्षा क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने तय किया। तभी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो उन्होंने लेबर मिनिस्टर बने 5 1942 में कैबिनेट मंत्री थे, 5 विभागों के कैबिनेट मंत्री थे, सबको भागीदारी देना चाहते थे वो। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1882 में ये हंटर कमीशन आया था, इसीलिए आया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शूद्र और अशूद्र, जो जिनको किनारे किया गया, जिनको शिक्षित नहीं किया गया, शिक्षा से दूर रखा गया, उनको शिक्षित किया जाए। तो सवाल यह होता है कि हमें इस जो हमारा जो आंदोलन है, जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो आंदोलन हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी का है। मूलभूत सिद्धांत ये है। लेकिन हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी के आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए हजारों मुद्दे खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा होगा तो जो SC ST OBC है वो तुरंत हिंदू बन जाएगा। और जब हिंदू बन जाएगा 74.5%, जब वो हिंदू बन जाएगा तो उसका मुखिया कौन बन जाएगा? ब्राह्मण। लेकिन हमने देखा है, नोटिस किया है हमने खुद पर्सनल तौर पर, कि जो SC ST समाज है वो मुसलमानों को भी अछूत समझता है। देखिए, आपको बताएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी। हमने कहा ना, लाखों समस्या, लाखों मुद्दे खड़े कर दिए डाइवर्ट करने के लिए। हमारी जो मुख्य समस्या है उसको डाइवर्ट करने के। अब जैसे आपको बताऊं, EVM आज भारत का में सबसे बड़ी समस्या है। जो EVM है वो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, मूल निवासियों की सबसे बड़ी समस्या है। वाव मेश्राम साहब कहते हैं कि EVM आधुनिक मनुस्मृति है। क्यों है? क्योंकि EVM में घोटाला करके कांग्रेस ने 10 साल सरकार बनाई 2004-2009 में, और फिर जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, तो 8 अक्टूबर 2013 को एक जजमेंट आया, जिसमें उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EVM से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इस बात को स्वीकार किया, लेकिन इस देश की नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया नहीं। इसीलिए हम लोग उनको राष्ट्रद्रोही मीडिया कहते हैं। जो नेशनल इशू था उसको न दिखाया और ना ही किसी अखबार में छापा गया। माननीय श्याम साहब का स्टेटमेंट आप सुनो। तो कहने का मतलब, जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं, हमारा जो आंदोलन है, हमारे संगठन का जो आंदोलन है, वो हमारे जो मुख्य समस्याएं हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, उस पर हो रहा है। बहुत सारे लोग आंदोलन चल रहे हैं, वो समस्याएं हैं, उस पर आंदोलन, समस्याएं खत्म हो, क्योंकि जो समस्या पैदा करता है वो कभी खत्म नहीं करेगा। ये बेसिक सिद्धांत है। तो कंक्लूजन के लास्ट क्या है, मतलब निचोड़ क्या है इन सारी चीज़ों? देखिए, निचोड़ ये है कि OBC ST SC समाज जो मुसलमानों के साथ आना नहीं चाहता है, मतलब कोई भी राजनेता अगर चुनाव लड़ ले तो उसको मुस्लिम के अलावा कोई और वोट नहीं करेगा। ऐसा, और दूसरी तरफ आप ये बात भी कह रहे हैं कि हम मूल निवास की बात करते हैं जी, तो इसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कोई। ये जो बातें आप बता रहे हैं ये एक प्रोपोगंडा है। ये प्रोपोगंडा फैलाने वाले यही लोग हैं, यही प्रोपोगंडा फैलाने वाले लोग हैं। और हमारे SC ST OBC के कुछ गद्दार हैं, मैं उनको बहुत
मजबूती के साथ, अब उन गद्दारों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, फैलाने वाले वही लोग हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने के लिए हम सभी को एकजुट करेंगे, मसावात करेंगे, पैदा करेंगे, सबको बराबर का हक अधिकार मिले, इसके लिए सब लोग हम लोग एकजुट होकर के जन आंदोलन करेंगे। तो कोई राजनीतिक पार्टी बनाई अपने के लिए? देखिए, राजनीतिक पार्टी है एक बहुजन मुक्ति पार्टी जो बामसेफ ने बनाई है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन है। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन है। बुद्धा ने भी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन किया था, हजरत मोहम्मद साहब ने भी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। मुसलमानों में तो समानता के ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। सुन लीजिए, हम सामाजिक उसकी बात करें, बुद्धा ने जो सामाजिक व्यवस्था थी, व्यवस्था परिवर्तन किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था बुद्धा ने। हजरत मोहम्मद साहब ने व्यवस्था परिवर्तन किया था। उस समय की जो व्यवस्था थी, अरब में जो व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, तो आंदोलन चलाया, कामयाब हुए, तो क्या किया? समानता की बात की, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चार चीज है। इस्लाम का बेसिक सिद्धांत है, बेसिक है, बेसिक सिद्धांत। बुद्धा का बेसिक सिद्धांत, ईसाइयों का भी बेसिक सिद्धांत यही है। तो जब ये सारे बेसिक सिद्धांत हैं, तो ये नई बात जो आती है ना, इसका मतलब है कि दुश्मन जो है वो अफवाह फैला रहा है कि SC ST OBC के लोग जो है मुसलमानों को वोट नहीं देते, और मुसलमान ये भी अफवाह फैलाई जाती है कि मुसलमान SC ST OBC को वोट नहीं देता है, बीजेपी को वोट नहीं देता, ये फैलाते हैं इस तरीके का भ्रम। अगर आज बामसेफ ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का गठन किया, क्यों किया आप बताइए? इसीलिए किया ना कि सारे मुसलमानों को एक किया जा सके, मसावात कायम किया जा सके। और जो भ्रांतियां हैं, जैसे आपके मन में भ्रांति हो सकता है, बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रांति हो सकता है, तो उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का गठन किया गया, राष्ट्रीय जो है ईसाई मोर्चा बनाया गया, राष्ट्रीय सिख मोर्चा बनाया गया। इसीलिए बनाया गया कि जो अलग अलग हैं वो एकजुट हो, और जब एकजुट होंगे तभी जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन होगा तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तो हम लोग मुख्य लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने लड़ी, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने लड़ी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का भी गठन किया गया है। बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर रावण जी की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, इस पर क्या रिव्यू हैं आपके व्यूज़? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सारी पार्टियां हैं, करीब 1700 साढ़े 1700 पार्टियां हैं, और तमाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर कम से कम 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख नहीं भी 10 लाख संगठन बने हुए हैं, और सब बाबा साहब की बात करते हैं कि नहीं करते? जिनका नाम लिया वो भी बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन क्या EVM के लिए इन लोगों ने कभी कोई लड़ाई लड़ी? कोई लड़ाई नहीं, कोई नहीं लड़ता। राहुल गांधी इतनी बातें करते हैं, कोई जन आंदोलन नहीं किया उन्होंने। तो अभी जैसे आपने 2 नाम लिए, उनका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, है ना। इन दोनों लोगों की जो मुख्य समस्या है EVM, सबको पता है कि EVM में घोटाला करके सरकार बना रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग खुद शामिल है। ये बावन इस्लाम साहब खुद बराबर कहते रहते, लेकिन इन दोनों ने नहीं दिया। अब आ जाइए कांग्रेस ने कभी, राहुल गांधी इतना चिल्लाता वोट चोरी, कभी EVM के खिलाफ कोई आंदोलन चलाया? सड़कों पे चलाया? संसद बंद कराई? नहीं कराया। सपा, अखिलेश जी ने संसद में कहा, आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट, जब 36-37 सीट पाए, तभी उन्होंने कहा था कि हम भले ही जीत गए, हम 80 की 80 सीट जीत जाए, लेकिन हम EVM के खिलाफ बोलेंगे।
संसद में बोल दिया, सड़कों पर चलाया आंदोलन। कोई सड़कों पर कोई आया क्योंकि सब डर में है ना, सब डरे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मुख्य समस्या है, आज की जो समस्या है, मुख्य समस्या है दो, ईवीएम का घोटाला। ईवीएम घोटाले से सरकार बनाई जा रही जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लोग कहते हैं वहां तो कांग्रेस जीत गई, वहां ये एक समझौता हुआ है, पैक्ट अभी छूट गया था मैटर। वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मुकदमा दायर किया था, और जब ये वो आया, निर्णय आया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, तो फिर आरएसएस ने सोचा कि अगर ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो जीत गए हैं, और ये बात पूरे देश में अगर फैल गई तो फिर कभी भी भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित नहीं हो सकता। नेहरू ने ब्राह्मण तंत्र स्थापित किया 1952 में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित है। भारत में जनसंख्या के अनुपात में कोई भागीदारी नहीं है। 3.5% ब्राह्मण, आज 81% से लेकर 57% पर कब्जा है उनका। कोलोजियम सिस्टम क्या है? हाँ, लिटरल एंट्री के द्वारा जो है आईएएस आईपीएस बनाए जा रहे हैं। कोलोजियम के द्वारा चुने 200 ब्राह्मण परिवार हैं जो पूरे न्यायपालिका पर कब्जा किए हुए हैं। तो क्या लोकतंत्र की अवधारणा है? क्या भारत में लोकतंत्र है? लोकतंत्र क्या कहता है? सामाजिक भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोकतंत्र है कहां? तो कांग्रेस जो है, आप ये सोचो कि कभी भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं चला, उसको इसलिए जितवाया जाता है कि 10 साल तुमने किया, 10 साल हम, अब तुमको 2-4 जगह हम जितवा देंगे, जिससे कि ये कहने लगे। ये तो खैर क्वेश्चन आपने पूछा ही नहीं बहुत सारे होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कांग्रेस वहां तो जीत गई, फलानी तो वहां जीत गई, फलाना वहां जीत गया। ये कॉन्टेक्ट है इनका कॉन्टेक्ट है मुंह बंद करने के लिए, मीडिया का प्रचार करने के लिए, मीडिया में प्रचार। तो कांग्रेस तो वहां जीत गई। ये तो जैसे अब क्या हुआ, ये पैक्ट खत्म हो गया, ममता बनर्जी का पैक्ट खत्म हो गया। ममता बनर्जी का जो पैक्ट था वो खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी वहां से जाएगी, है ना, ये पैक्ट था उनका। नहीं, हम कह रहे हैं इतना सब जगह गई ममता बनर्जी। हम लोग सोच रहे थे कि ममता बनर्जी सड़कों पे आएंगी, नहीं है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगी, कहीं कुछ किया, कोर्ट जा रहे हो ये केवल दिमाग भटकाने के लिए, ये दिमाग भटकाने के लिए, ये सब एजेंट हैं आरएसएस के। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम और टीएमसी, ये 5 नेशनल पार्टियां हैं ब्राह्मणों की, और 36 राज्य हैं। उसमें जरा आप काउंटिंग कर लेना कितने राज्यों पर काम कायम है। 2-3 राज्य छोड़ करके चलते हैं, जैसे तमिलनाडु छोड़ दिया। तमिलनाडु में चाहते तो घोटाला करके बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन उसको छोड़ दिया गया, तो अपना एजेंट लगा दिया गया। समझ गए? तो मुसलमानों को जो जिस तरह से परेशान किया जा रहा है भारत में, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है आज, उसके पीछे कारण है कि मुसलमानों में सामाजिक जागृति नहीं है। 2 बातें, आप इस चीज को फील मत कीजिएगा। नहीं, आप एकदम क्लियर हो गए, एकदम खुल के बोलिए। सामाजिक जागृति नहीं है, धार्मिक जागृति है। अभी मैं इसका सबूत भी दूंगा आपको। धार्मिक जागृति है, मजहबी जागृति बहुत तीव्र है। आप एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछोगे तो कुरान की सारी आयतें बता देगा, कुरान पाक की सारी आयतें बता देगा। मजहबी जागृति तो है, मजहबी बेदारी है, लेकिन सामाजिक बेदारी नहीं है, सामाजिक अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अगर सामाजिक बेदारी होती तो मुसलमानों के सैकड़ों सामाजिक संगठन होते। इस पर गौर कीजिएगा, सामाजिक संगठन सैकड़ों होते। ये तो मुसलमान संगठन बनाता तो बैन कर दिया जाता है ना उसे। सुनिए, सामाजिक वो अलग का मुद्दा है,
वो अलग का मुद्दा है। सामाजिक संगठन, सामाजिक बेदारी न होने की वजह से सामाजिक संगठन बहुत होंगे, इक्का दुक्का, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन धार्मिक संगठन कितने हैं? हाँ, सब फिरका परस्ती में बटे हुए हैं, 75 है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं कहूँगा, धार्मिक संगठन बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को मानते हो? हाँ बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रसिद्ध वकील हैं महमूद प्राचा साहब, मैं अब उनका बयान पढ़ लेना उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम थोड़ा सा कहने में संकोच होता है। नहीं, बिल्कुल खुल के बोलिए, संकोच नहीं, संकोच की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, समझ आनी चाहिए, टाइट लहजे में बोलिए, कोई प्रॉब्लम। महमूद प्राचा साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बामसेफ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संगठन में से जुड़े हुए हैं, आते हैं, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्ञानी हैं। ईवीएम पे लगातार वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत सारे मौलाना जो हैं वो आरएसएस, हाँ ये सही है बात, ये सच है, जुड़े, सच है ना? हाँ बिल्कुल 100% सच है ये। तो एक चीज बताओ, आप दुश्मन के साथ, ये निजी फायदे का मसला है, ठीक है, दुश्मन के साथ अगर आप मित्रता बढ़ाओगे तो क्या होगा? धोखा मिलेगा ना। सही अच्छा, है। आपने एक शब्द कहा कि निजी फायदे के लिए, तो इसका मतलब है निजी फायदे के मतलब चंद लोगों के फायदे के लिए। तो मुसलमानों के फायदे के लिए कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो अगर मुसलमानों के फायदे के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये जितने भी संगठन हैं ये हितैषी कैसे हो सकते? तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा दिल्ली, जो बामसेफ का आपसूट संगठन है, वो मुसलमानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और जो जुड़े हुए लोग हैं, जो भारत के तमाम जो 22-23 राज्यों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का गठन हो चुका है, और जो जुड़े हुए हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप उनसे कभी पूछिए तो वो बताएंगे कि एकमात्र संगठन है, एकमात्र संगठन मुसलमानों का सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन नहीं, सामाजिक संगठन, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है। और जैसे ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी के नाम पर बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे जातीय संगठन भी है ना, लेकिन एकमात्र संगठन है, वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, जो आज हम लोग करीब करीब 32 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। और जब से आंदोलन चला है, आज ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना कराया जा रहा है, जिसमें जातियों का कॉलम नहीं रखा गया है, वो केवल जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आंदोलन के कारण हो रहा है। अभी 5 जून को है, 5 जून को फिर है कि ओबीसी के जातियों का कॉलम रखा जाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है। लेकिन एक चीज क्या है ना, अब मैं बताऊं, रोटी सेकने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन हमारे लोग चाहते हैं कि तवे पे डाले और तुरंत फूल करके हमारे पास आ जाए। उसको पलटोगे ना, 2-4 बार पलटोगे, रखोगे, तब होगा ना। तो हमारा जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, वो राजनीतिक लाभ के लिए, वो केवल राजनीतिक लाभ चाहता है कि हमारी राजनीतिक लाभ हमको मिले, तुरंत मिले। वो अपेक्षा करता है कि हमको राजनीतिक लाभ मिले। जैसे कि सभासद हो गया तो हमारे यहाँ नल नहीं है, हमारे यहाँ झाड़ू नहीं, फलाना नहीं, हमारे ये नहीं, वो ना, दुनिया भर की बात। विधायक हो गया तो हमारा ये समस्या, हमारी वो समस्या, हमारी वो समस्या बात करता है। लेकिन कभी किसी मुसलमान किसी विधायक अपने ही मुसलमानों के पास ही, मुस्लिम विधायकों पर जाकर के कभी कहा कि सच्चर कमीशन के रिपोर्ट लागू करवाओ? मुस्लिम विधायक तो सारे बेकार हैं, सारे राजनेता सब बेकार। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कभी भी मुस्लिम जो विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, मुसलमानों का कोई डेलीगेशन गया कि सच्चर कमीशन क्यों नहीं लागू हो रहा है, रंगनाथ मिश्रा आयोग क्यों नहीं लागू किया गया?
कभी बात की नहीं, बात हो जाएगा तो हमारे साथ सड़क टूटी हुई है, हमारे उधर बिजली का तार गिर गया है, इसकी बात करेगा। तो भी जानता है कि इन लोगों को तो वही है कि रोटी दे दो, भूख लगी है, रोटी दे दो, खा ले तो भूख जाएगा। जो मुख्य समस्याएं हमारी, जो बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम है, हम उस पर बात नहीं करते, और हम जो बेसिक थॉट है उस पर बात नहीं करते। दोनों चीजें, ना हम बेसिक थॉट पे बात करते हैं और ना बेसिक प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो जब आप बेसिक थॉट्स पे और बेसिक प्रॉब्लम पे बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए जो हमारा संगठन है बॉम्बसेफ और उसके ऑफशूट संगठन भारत मोर्चा और 89 ऑफशूट संगठन है, जो लगातार भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण करने के लिए, स्थापित करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोई धार्मिक लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है सामाजिक विषमता।